So formal good morning to all of you, and we are here for the second lecture of your CA Foundation November 23 exams. Economics and Business Commercial Knowledge 100 marks का सब्जेक्ट. ओके, MCQ बेस्ड. सही आंसर करने पर +1 है, गलत आंसर करने पर -0.25 है. ये मैं बात कर चुका हूं. ओके, इकोनॉमिक्स स्कूल में जैसी पढ़ाई जाती है वो डिस्क्रिप्टिव है. हमको यहाँ MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़नी है. तो यहाँ मेरा पर्पस ये नहीं है कि हेडिंग्स याद करा दूं. यहां पर्पस होगा कि बारीकी समझाऊं आपको. जैसे मैं अगर एग्जाम के एंगल से एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको. इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस, देयर इज अ चेंज इन डैश. रुको जरा, सब्र करो. चलो मैं चेंज कर देता हूं. डिमांड चेंजेस ड्यू टू डैश. मैं बोलूंगा, पहले 4 ऑप्शन देने दो. डिमांड चेंजेस ड्यू टू डैश. प्राइस, अदर फैक्टर्स, बोथ, नन. गलत गलत. अब बचा क्या? अदर फैक्टर्स बचे. बारीकी में अंतर क्या है समझना. हम स्कूल में ये लिखते ना, आप बोथ, तो आंसर सही हो जाता, क्योंकि आप बोलते हो डिमांड में इंपैक्ट दोनों का आ रहा है, प्राइस का भी अदर फैक्टर्स का भी. लेकिन जब हम यहां पढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस एंड ओनली प्राइस, इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू रीजंस अदर देन प्राइस, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड. बारीक बात भाई, बारीक बात. वो मजे ऐसे लेगा आपके. वो चेक करेगा कि तुमने प्रिसाइज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. बोलो साहब, क्लियर? ओके. तो अब हमको ऐसी बारीकी पढ़नी, सीखनी, जाननी, समझनी है. तो उसके लिए सबसे पहले मैं अगर आपसे कॉन्वर्सेट करूं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र शुरू किसने किया, लिखा किसने? एनी आइडिया? एडम स्मिथ. एल्फ्रेड गलत. एडम स्मिथ सही है, एल्फ्रेड मार्शल गलत है. अल्फ्रेड मार्शल ने 1776 में एक ऐसे निबंध लिखा, इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस. कोई देश अमीर क्यों है, कोई देश गरीब क्यों है, कोई देश आगे क्यों है, कोई देश पीछे क्यों है. उसके पीछे, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैकआउट होगी, चिंता मत करना. तो उन्होंने लिखा कि क्या है, तो वो आपको समझने को मिला. तो वहां से निकला इकोनॉमिक्स. लेकिन ये तो हो गई नॉर्मल बात. अब सीए लेवल की बात करते हैं जरा. इकोनॉमिक्स का हिंदी अनुवाद होता है अर्थशास्त्र. एंड अर्थशास्त्र एडम स्मिथ ने 1776, मतलब हार्डली 344 साल हो गए. 5000 साल पहले चाणक्य ने लिखा था. चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, एक ही व्यक्ति के 3 नाम. और उन्होंने 2 शास्त्र लिखे थे. एक था अर्थशास्त्र, दूसरा रणनीति शास्त्र. अर्थशास्त्र इज इकोनॉमिक्स जो आप अभी पढ़ रहे हो, और रणनीति शास्त्र जिसको हम कहते हैं व्यू रचनात्मक प्रबंध, जिसको आप इंटरमीडिएट में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के तौर पे पढ़ोगे. इट इज एज एंशिएंट एज दैट. आपको दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी. इंटरमीडिएट में मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूं. अर्थ शास्त्र, अगर आपने थोड़ा सा भी हिंदू कल्चर को समझे हैं, या इस्लाम को भी समझे हैं, या आप क्रिश्चियनिटी या सिखिज्म, में उसमें नहीं जा रहा हूं. अर्थ पैसा, समझते, धर्म अर्थ काम मोक्ष. अर्थ पैसा. दुनिया के किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि अमीर बनना गुनाह है. प्लीज मार्क माय वर्ड्स. कोई नहीं कहता अमीर बनना गुनाह है. सारे धर्म ये सिखाते हैं कि अमीर बनने के साथ विजडम रखना, ताकि जो तुम्हारे पास पैसा आया है वो अच्छे कार्यों में लग के लोगों की भलाई में जाए. सो बाय मनी यू गेट मनी पावर. एंड एज इट इज सेड इन मार्वल मूवीज, विद ग्रेट पावर comes great responsibility. By the way, कौन कौन मार्वल फैंस हैं यहां पर? तो उनसे जरा मेरी एक अलग दोस्ती रहती है, मार्वल वालों से.
कई बातें कर लेते, बाकी लोग तो वंडर करते रहते क्या बोला क्या इसने। तो मैं बोलता हूं छोड़ दो बाकी सब पोगो, देखो हम सबको समझ में आ गया। थैनोस को ज्यादा सीरियसली सुन लो तो सही लगता है वो। थैनोस को आप ज्यादा सीरियसली सुन लो तो वो बोलता ही क्या था, वो उसकी झगड़ा ही एक था। बोलता है दिमाग लगाए बिना आधे मार दो, जितने होंगे सबको बराबर बराबर मिलेगा, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम ही खत्म। साला फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने बोला यार ये तो सही आदमी है। पिक्चर में आपने ध्यान दिया होगा, अब छोड़ो मैं पिक्चर, बाकी नॉन नॉन मार्वल वाले कहां हैं। भाई मेरी सहानुभूति आपके साथ है। हम कई बार ऐसी बातें करेंगे, भाई तुम तुम्हारी फ्रेंड को समझाना कभी बिठा के थोड़ा बहुत, तू समझ तो सही। अच्छा कोई भी नया आदमी मार्वल में समझने में ही घबरा जाता है आजकल। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी समझने के लिए 15 पिक्चरें देखनी पड़ेंगी पुरानी। पहले 3 आयरन मैन देख, 3 एवेंजर देख, फिर बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज देख, फिर वो स्पाइडरमैन भी 3-4 बार बन गई अलग अलग उसके साथ। हाँ फिर थॉर अलग देख, फिर बीच बीच में थोड़ी बहुत, फिर वो बोलते ये पत्थर वाला कहां से आया, इसकी अलग कहानी है। हाँ ब्लैक पैंथर तो, वकांडा फॉरएवर कितनों ने देख ली मार्वल वालों ने। अद्भुत पिक्चर बनाई भाई उन्होंने यार, वकांडा फॉरएवर बहुत ही बढ़िया बनी है। तो हमारे तो घर में मेरे तीनों बच्चे और मैं, हम लोग तो सुबह सुबह उठ रहे थे, थोड़े दिनों तक ऐसे ही कर रहे थे। तो मेरी माता जी बोलती तू क्या कर रहे हो, मैंने ये नए प्रकार का नमस्ते है, राक्षसों जैसे करते कहो ना। तो मजा अलग है इन चीजों के, आनंद लेते रहना चाहिए। तो थैनोस बोलता था भाई साहब आधी जनता मार दो तो जितने रिसोर्सेज थे सबके लिए बराबर बराबर हो जाएंगे, कोई भूखा सोएगा ही नहीं। तो वो चाह रहा था स्कैरसिटी की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। और ये बात सच है, अगर स्कैरसिटी है तो इकोनॉमिक्स है, स्कैरसिटी नहीं है तो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर मैं आपको रोज सुबह बोलूं, आपके पास रोज सुबह आप उठो, आपके पास एक स्विमिंग पूल वाला घर है, 20-25 गाड़ियां हैं, बेस्ट ऑफ द गैजेट्स हैं, कौन सा नाश्ता खाना है आपको वो तैयार है, स्विमिंग पूल में टेम्परेचर सेट करके आप रोज नहा सकते हो, तो आप पढ़ने आओगे क्या यहाँ पे? फिर काय के लिए आए? सब तो है, हाँ या ना? यहां क्यों आए हो? सर ये सब चाहिए इसलिए, और ये है नहीं। इसको एक शायराना अंदाज में कहा जाता, गालिब साहब का एक शेर है। तो गालिब साहब, अब आप लोग तो क्या, ओ तुम तो जेन जी हो, आई जस्ट फॉरगॉट, यू नो, शेर व शायरी इज नॉट योर कप ऑफ टी। आई नीड टू गिव सम ट्रांसलेशंस फर्स्ट एंड देन गिव यू द शेर। अरे कौन का, एक दो कदरदान है। मतलब ख्वाहिश मतलब डिजायर्स, ठीक है। अरमा मतलब ख्वाहिशें, अरमा, ठीक है ना। तो गालिब साहब का शेर है जो इकोनॉमिक्स से काफी मैच होता है। गालिब साहब ये कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तू वीडियो बना और अलग रील बना, मेरी है ना, रख उसको। मेरी शायरी पे तेरे फॉलोअर और लाइक बढ़े, चल हट। ये अलग। तू क्या कंपाइलर बनेगा इन्फ्लुएंसर की जगह, है ना। और फिर नीचे कैप्शन, ये देखिए इकोनॉमिक्स के नाम पे होता मजाक, ये लोग बनाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। मत करा कर यार। आजकल एक तो एआई से और ज्यादा डर लग रहा है, वो डीप फेक और रियल वॉइस इनपुट्स के साथ ऐसी फेक चीजें क्रिएट हो रही, पता नहीं क्या ही हो रहा है। वो इलॉन मस्क को लिखना पड़ रहा है और बोलना पड़ रहा है भैया बंद करो ये सब। तैयार उसी ने करी थी ये चीजें, अब खुद ही उसके पीछे आ गई हैं। तुम पहले गालिब पे फोकस करो यार, डिलीट कर वो, पक्का कसम तेरे को, तेरे इंस्टाग्राम फ्रेंड की जो सबसे ज्यादा पहले फॉलो करता है तेरे को, कर देंगे नहीं कर। तो साहब मुलायजा फरमाइए कि गालिब साहब ये कह रहे थे कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मतलब मेरे इतने डिजायर हैं कि एवरी डिजायर इज वर्थ डाइंग फॉर। पहले मैं पूरा उर्दू में बोल लेता हूं, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो रिदम में मजा नहीं आता।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। अब वो ताली तो इसलिए बजानी है कि सर ने बोला, समझ में तो आया पहले। हमारी इतनी इच्छाएं हैं, मतलब आपकी, आई जस्ट पुट इट इन द जेन जी लैंग्वेज, यू नो, I have thousands of desires popping up in my mind, and every desire is worth dying for. I have fulfilled many of the desires, but I still feel there are a lot many to be fulfilled. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। इसकी गजल पूरी आगे है, वो मैं अभी नहीं बता रहा, बड़ी शानदार गजल है वो फिर प्यार व्यार की बातें करने लग जाती, तुम गलत भटक जाओगे फिर उस चक्कर में, वो किसी और दिन। यही समस्या इकोनॉमिक्स की है, इच्छाएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं। आज तो इच्छा होती मॉल का सारा सामान खरीद के ले आओ घर में, पैसे कौन देगा? पप्पा, पप्पा वाले मैं नहीं दे रहा। समस्या यही है ना। तो अरमान असीमित है और मतलब इच्छाएं असीमित है और साधन सीमित। तो सीमित साधनों के अंदर रहते हुए मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कला को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसको समझाने की कोशिश अर्थशास्त्र के माध्यम से ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 साल पहले चाणक्य कर चुके हैं। उनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, डेफिनेटली उस समय लिखी गई थी तो संस्कृत में थी। अभी उसको एक आईएफएस ऑफिसर है LN रंगराजन, उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और वो अमेजॉन पे अवेलेबल है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की खासियत यह है कि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि महामारी आएगी तो कैसे हैंडल करना है। 2,500 साल पहले भी महामारियां आती थी, अभी भी आई और आगे भी आएगी, कैसे हैंडल होनी है वहां तक के बारे में जानकारी थी। मकान कैसे होना चाहिए, किला कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, जमीन पे लगान कैसे वसूले जाने चाहिए, सेना की ताकत किस प्रपोर्शन में होना चाहिए, किले कैसे बनना चाहिए, किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे फंड्स कलेक्ट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स क्या होना चाहिए, सब कुछ है उसमें। इतनी मोटी किताब है, मंगा के रखिए, टेबल पर है, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं तो रियलाइज हो रहा है इसके सामने तो वो तो गोट है और ये तो न्यू कमर है, ये तो रुकी है, पर वो तो है ही नहीं हमारे मार्शल भैया। और ये सब तो गोट तो आप समझते होगे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। हैव आई अंडरस्टूड द जेन जी लैंग्वेज प्रॉपर्ली? आई विल कीप ऑन अपडेटिंग माई सेल्फ। तो यह समस्या है। तो अर्थशास्त्र उसने कहा, अब वो तो अब चाणक्य वाला, जिस दिन हमारा देश जागृत होकर तुम लोगों को सिलेबस में चाणक्य पढ़ाए तब की बात है। ICAI तो हमसे चाहता है हम अल्फ्रेड मार्शल एडम स्मिथ पढ़ लें और एग्जाम दें, तो आप और मैं पढ़ेंगे तो वही जो एडम स्मिथ बोलता है और अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक्स comes out of two words, ओक्यो एंड नोमिया। ओक्यो नोमिया, ओक्यो नोमिया जुड़ते जुड़ते ओइकोनोमिया हुआ, ओइकोनोमिया इकोनोमिया हुआ, इकोनोमिया होते होते इकोनॉमिक्स हो गया। अब ये क्या चीज है? चलिए चलते हैं 5, 7, 10 हजार साल पहले। अब ये हिस्ट्री पढ़ाएगा आज आपको। मैं क्या करूं, इकोनॉमिक्स के लिए कहा जाता है इट्स अ मदर ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। सारे के सारे सामाजिक विज्ञानों की मम्मी, मदर ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। और आप अगले 10 मिनट बाद बोलोगे हाँ सही बोल रहा है आदमी, वैलिड है बात। इसलिए कभी मत सुनना कि मैं बोल रहा हूं तो सर ने बोला तो मानना। यू शुड हैव दिस लॉजिकल एबिलिटी ऑफ क्वेश्चनिंग थिंग्स। क्यों? हजारों साल पहले अर्ली मैन एज की बात करूं तो एक जानवर और इंसान में फर्क कहां से आना चालू हुआ, ये बताओ। देखो, जानवर को भूख प्यास लगती है, हमको भी लगती है। जानवर खा पीकर सुसु पॉटी करता है, हम भी खा पीकर सुसु पॉटी करते हैं। जानवर बच्चे पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। जानवरों की डेथ हो जाती है, हमारी भी डेथ हो जाती है, तो हम तो जानवर ही हैं। सो व्हाट इज वन पॉइंट विच बाइफरकेट्स एक इंसान और जानवर में अंतर किस चीज से आता है? हाँ ओके, एक
कौन क्या बोल नहीं सकता? जानवर बोल नहीं सकता? डिजायर्स एंड वांट्स, जानवर को भी शिकार करने की इच्छा होती है। आपके घर में अगर पेट डॉग होगा तो आता है वो ऐसे यूं यूं करके बैठ जाता है, उसको भी इच्छा है प्यार पाने की। जानवर नहीं समझते। किस किस के पास पेट है भाई घर में? और कितने बच्चे मानते हैं कि वो बहुत अच्छे से समझते हैं। और आप दुखी हो तो अपने आप समझ जाते हैं आप दुखी हो, और आपकी थकान उतार देते हैं वो 5 मिनट में। जिस जिसके घर पे पेट डॉग है, मेरे घर में तो नहीं है, बट जिस जिसके घर में पेट डॉग है, वो जो भी बच्चा जब घर में जाएगा ना, घर का कोई भी सदस्य, उसको गेट के पास में एक टैक्स चुकाना पड़ता है। और वो टैक्स सिंपल है, वो आएगा और आपके इर्द गिर्द घूमेगा, और ही इज एक्साइटेड। तुम भले उसको डांट के गए हो सुबह, वो भूल जाता है और वो अपनी टेल बैक कर, आ गए आ गए आ गए आ गए। फिर आप उसके साथ बैठो, उसको प्यार करो, फिर वो आप ऐसे यूं यूं करो, 2-5 मिनट उसको दो, उसके बाद बोलता है अब तू तेरा काम कर। यस और नो? आपके फ्रेंड्स के पास भी अगर डॉग होगा तो वैसे ही बिहेव करता है। तो उसमें फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, और वो कम्युनिकेट भी करते हैं। वो ऐसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं जो आपको मेरे को समझ में नहीं आती, करते तो हैं। और उनमें इमोशन तुमसे मुझसे ज्यादा है, ये बता दूं। तो फिर क्या फर्क है इंसान में और जानवर में? अब बताओ, वन बाय वन। बिटिया सोचते हैं वो लोग भी। हाँ, वो बिल्डिंग बनाने का नहीं सोचते। हाँ, माइंडसेट। क्या माइंडसेट से क्या मतलब? जी बेटा, उनका माइंडसेट अलग रहता है। उनका माइंडसेट उसी के सामने रहता है जो उनके सामने है, बस। हम तो यहां बैठ के किसके बारे में क्या सोच रहे हैं अपने को पता ही नहीं है। तो बेटर है जानवर कई मामलों में हमसे। तो इतनी साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं उनको कि साइंटिफिक एप्लीकेशन करें। आपने उसकी जगह जो पहला वर्ड बोला था वो ज्यादा रेलेवेंट है, एवोल्यूशन। हाँ, इंसान इवॉल्व हो जाता है। हम इवॉल्व हुए हैं बच्चों। हम वो जानवर है जो इवॉल्व हुआ है। जानवर इवॉल्व होते पर उस स्पीड से नहीं हो रहे ना जिस स्पीड से अपन हो रहे हैं। और हम एवोल्यूशन आगे लाने के बाद जानवर को फिर नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व होने में टाइम लगता है, जनरेशन टू जनरेशन। हम लोग बहुत स्पीड से इवॉल्व होते हैं। तुम सब लड़कियां बंदरिया मैक्स प्रो वर्जन, और हम सब लड़के और मेल बंदर मैक्स प्रो वर्जन, है या ना? यही है ना बेसिकली। इंसान में और हम, मतलब इंसान में और जानवरों में फर्क है एवोल्यूशन का, सिविलाइजेशन का, कल्चर का। मैं तुम में से एक दो बच्चों के अलावा किसी का नाम नहीं जानता, पर दोनों दिन से जब भी क्लास में आता हूं, तुम सम्मान स्वरूप उठ के खड़े हो जाते हो कि सर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बराबर। यह है तुम्हारा कल्चर, यह है तुम्हारा एवोल्यूशन, कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक आदर भावना है कि टीचर आ रहा है तो उसके सम्मान में 1 सेकंड या 5 सेकंड खड़े होना जरूरी है। यह आपको इंसान बनाता है। इंसान की ताकत और एवोल्यूशन का लेवल एक एग्जाम्पल से आप मैच्योर हो, समझ पाओगे। दुनिया में बेसिकली प्राइमरली 2 जेंडर है, मेल और फीमेल। यस और नो? मम्मा पापा, भाई बहन, इन्हीं 2 जेंडर में कितने रिश्ते हैं, और हर रिश्ते के हिसाब से इमोशन अलग आता है। कितनी बड़ी बात है, बिटिया पापा के पास चिपक के बैठ जाती है, बिटिया कभी इनसिक्योर फील नहीं होती है। मां बेटे आपस में गले लग के बैठे रहते, कभी भी ना मां को इनसिक्योरिटी ना बेटे को। भाई बहन सुबह शाम एक साथ, कभी एक दूसरे को लेके इनसिक्योर नहीं। और यही मेल फीमेल पूरी दुनिया में घूमते, और कोई उन्हें घूरता है या घूरती हो तो उनको समझ में आ जाता है ये घूर रहा है, घूर रही है। आप लेयरिंग समझ रहे हो? अपने दिमाग में अलग अलग इमोशंस कितने सही ढंग से निकल के आते हैं। दीदी के लिए अलग इमोशन है, मम्मा के लिए अलग, बुआ के लिए अलग, मासी के लिए अलग, चाची के लिए अलग, गर्लफ्रेंड के लिए अलग। मैं बोलो ना, थोड़ी इवॉल्व मैच्योर बात करोगे तो समझ में आता है ये। बच्चियां पापा के पास है, भाई के साथ हैं, कजिन्स के साथ हैं, वर्सेस अपने फ्रेंड्स के साथ है, बॉयफ्रेंड्स के साथ हैं। उनको भी पता है कब कहां क्या कैसे दिमाग चलाना उनको। ये एवोल्यूशन है, ये है इंसान।
द वे वी इवॉल्व। अब इवॉल्व होते होते इंसान देखो समझदार क्या है, एक दिन अपन ने तो क्या पहले तो नंगे ही पैदा हुए सारे, इंसान को तो कपड़े पहनना भी नहीं आते थे। सोच लो अर्ली मैन, वो एडम और ईव, मनु और वो जिनके भी अब अलग अलग ओरिजिन्स ऑफ द ह्यूमंस हैं, बट बेसिकली बंदर बेहतर होते होते इंसान बना, मैं ये मानता हूं। तो बंदर होते होते इंसान बना, किसी दिन भूख लगी, फल खाया, फल खा के फेंक दिया, पेड़ उग गया, भाई ये तो बढ़िया है यार, अब जरा इसको ढंग से करो, तो खेती हो गई। खेती कैसे आई? सीख के पैदा हुए क्या? फल फ्रूट खाए होंगे, उठा के फेंक दिया होंगे, फिर वहीं से फल निकला होगा और पेड़ निकला होगा, तो बोले इसको ढंग से करो जरा। पानी पीने गए होंगे तो कई जगह पानी बढ़िया मिला, कई जगह पानी थू थू थू, ये तो गंदा है। जहां पे लहरें बनती है ये पीने लायक नहीं है, जहां सीधा पड़ा रहता पानी वो पीने लायक है। नदी, झरने, समुन्द्र कैसे बाइफरकेट हुए? सुबह शाम, दिन रात, मौसम, चांद की पोजीशन, पूर्णिमा अमावस किसने समझी है? इंसानों ने समझी है। चोट लग गई जानवरों से डर के, तो एक दिन पत्ते चीर चार के लगा दिए खुद के ऊपर, ठीक हो गया, ओ मेडिसिन। गोल घूमता पत्थर देखा, ओ टायर। पत्थरों को टकराया, चिंगारियां निकली, आग मिली, आग से पक्षी और जानवर डर गए, भैया डिफेंस, आग। जानवरों से बचने के लिए पत्थर तोड़ ताड़ के छील के रख दिया आपने, छील के रखे तो आपने क्या सीखा? टूल्स, प्रोटेक्शंस, वेपन्स, वहां से आए हम। और आज मैं क्लास में यहां खड़े होकर लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं जैसा आईपीएल का होता है। तो इंसान कहां बेल पत्ते लपेटने से लेकर यहां तक आ गया है। वी हैव इवॉल्व्ड अ लॉन्ग वे। इंसान इवॉल्व होता है। अच्छा, जब इवॉल्व हुआ, समझ पड़ने लगी, तुमको क्या लगता है इंसानों को पहले तो पता था भाई बहन कौन है, रिश्तेदार कौन है? झुंड के झुंड बने होंगे पहले तो, फिर कहीं ना कहीं किसी को अकल आएगी, भाई ये झुंड के झुंड बने जा रहे, चक्कर क्या है ये, कुछ तो करो। मतलब पहले तो कोई मेल किसी भी फीमेल के साथ बच्चे जनरेट कर सकता था ना। लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं उन्हीं में से एक मुखिया बना होगा, भाई तू डिसाइड कर। तो उन्होंने नेचर एलिमेंट समझे, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। तो इन एलिमेंट्स को स्टडी करा और एलिमेंट्स को समझा, और फिर किसी ने बोला भाई अब झुंड के झुंड बन रहे हैं। फिर धीरे धीरे ह्यूमन रेस बड़ी होती गई। तो ह्यूमन रेस बड़ी होती गई, लड़ाई झगड़े, ये जगह मेरी, ये जगह तेरी। तो फिर सबने बोला भाई अब कुछ करो, कहीं ना कहीं डेथ भी सीखी। रोज सुबह उठते थे, एक आदमी एक दिन उठा ही नहीं, उसको और जोर से हिलाया, नहीं उठाया, तो पता चला शरीर पे आसपास कीड़ा आ गए, खाने लग गए। तब समझ पड़ी भाई मर गया ये। हजारों साल तक लाखों इंसान तो मर के वहीं पड़े रह गए होंगे जैसे जानवर पड़े रहते हैं आज भी। फिर किसी ने दिमाग लगाया, भाई इन सबको इकट्ठा तो करो, कॉमन सेंस तो लगाएं। तो फिर आप ही में से एक मुखिया चुना गया होगा। डेमोक्रेसी इतनी पुरानी है जितनी पुरानी सिविलाइजेशन है। फिर बोला भाई तू डिसाइड कर। तो उसने बोला भाई एक काम करो, ये बच्चे पैदा कर करके भीड़ बढ़ाने से नहीं होगा, जो दो जने मिलके बच्चे पैदा कर रहे हो उनको संभालो। कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। और इस एक्टिविटी को रीति रस्म रिवाज से जोड़ के बोला इसको बोलो शादी, और ये इनकी जिम्मेदारी। फिर एक बार परिवार बने तो भाई बहन, रिश्तेदार, चाचा मामा, काका काकी, फूफा मौसी। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो खुद को बिना रिश्तेदारों के पिछले 17 साल में। अच्छा रहेगा? कुछ मजा नहीं आएगा, भले ही रिश्तेदार इरिटेटिंग हो। वो इरिटेटिंग उन बातों से जो आपने सुनी है, उन बातों से नहीं जो समय आपने उनके साथ बिताया है। मार्क माय वर्ड्स। दूसरों के बारे में बुराई सुनने से आप परसीव करते हो उनके बारे में, वर्सेस उन्होंने इतना मिसबिहेव नहीं करा आपसे, आपके साथ। वो मम्मी की, पापा की, बाकियों की इनपुट होती ना, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है, तो हम उसको देखते भी वैसे ही हैं। तो इंसान वहां से आया। तो जब बोला भाई ये परिवार है, रिश्तेदार हैं, कहीं तो समझाया गया होगा ना कि भाई इस तरीके से चलना है। सो वंस यू गेट सिविलाइज, यू गेट एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग। एंड व्हेन यू गेट इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग, structures were made, and you were expected to behave in a proper way. And the moment you were expected to behave in a proper way, you became restricted with the use of resources.
दुनिया तो पूरी आज भी एक जैसी है। ऊपर वाले ने सृष्टि बनाई सैटेलाइट से, देखो ना हिंदुस्तान है, ना पाकिस्तान है, ना अमेरिका है, ना चाइना है। उसने तो एक धरती दी है जिस पे हम रह रहे हैं। हमने बनाई ना बाउंड्रीज। हेलो। और जब हमने बाउंड्रीज बनाई तो क्या करा उसमें? फिर हमने देश, प्रदेश, कॉलोनी, क्या क्या पता नहीं क्या क्या बना दिया। यस और नो? तो फिर जब इंसान ने बोला ये सब करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी इंसान के लिए क्या होता है बताओ? इंसान के जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले क्या बोला? फूड, वाटर, शेल्टर। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे पहला वाटर है। बिल्कुल सही, परफेक्ट। अबे ऑक्सीजन लाना थोड़ी ना पड़ता, वो तो अपने आप दिया हुआ है सृष्टि ने। जिस दिन ऊपर वाले ने सप्लाई बंद करी अपन सब लेट जाएंगे। पानी दिया हुआ है पर पीने लायक पानी कम है बिटिया। समुद्र में चल ब्रश करके आए। उस टूथपेस्ट में नमक मत डालना क्योंकि पानी में नमक 72% of our human body is water, my बच्चों। एंड 72% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बीइंग वाटर। उपास रख के 2 दिन रह सकते हो, पानी लगातार पीना पड़ता है। तो पानी सबसे बड़ा सोर्स बनता है इंपॉर्टेंस का। एक मिनट इसको चालू करूं, खुल जाए यार। तू एप्पल है भाई, बेइज्जत तू ही हो रहा, बंद हो के। मेरे को कुछ नहीं है। एप्पल को अकल होना चाहिए कि उसकी इज्जत मायने रखती भाई। एंड्रॉइड वालों का क्या है, वो तो ठीक है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता एंड्रॉइड वालों को। तो अब चलेगा। अब अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा कष्ट दो। ये देखो मैंने बनाई गंदी सी नदी। कितनी गंदी है सर, बस आपको मानना है ये नदी है। बोलो ये नदी है। हाँ। अब क्या होता है, पूरी दुनिया में हम लोग घूम फिर रहे हैं, पर हमको रहना नदी के आसपास पड़ता है क्योंकि मीठा पानी चाहिए हमें सरवाइव करने के लिए। तो क्या हुआ, जैसे जैसे झुंड बढ़ते गए सबने बोला अपनी अपनी एरिया पकड़ो। तो हमेशा याद रखना, इतिहास गवाह है इतने हजारों साल में, कोई भी सिविलाइजेशन बगैर पानी के नहीं जी सकता। ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, या सबसे पहला सिविलाइजेशन इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता जहां का मैं हूं। सिंध बिना हिंद नहीं। लोग मुझे पाकिस्तानी समझते हैं। पाकिस्तान को बने 75 साल हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। आपके और मेरे नेशनल एंथम में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। फर्स्ट सिविलाइज ह्यूमंस। नहीं नहीं, एक बार एक बच्चा बड़े प्यार से बेचारा इनोसेंटली आके बैठता, बोला क्लास के बाद, सर मैंने सुना आप पाकिस्तान क्यों? मैंने नहीं। पर विचारों को जो पढ़ने देखने को मिलता है वो हिसाब से, वो उसकी इनोसेंस थी, उसने पूछा तो सही कम से कम। कमिंग बैक, अब मैं एक नदी किनारे रहता हूं, ठीक है? तो नदी किनारे राजा की जिम्मेदारी है कि अब राजा के पास अनलिमिटेड जमीन हो गई या लिमिटेड जमीन हो गई? सर लिमिटेड जमीन हो गई। उस नदी किनारे आप रह रहे हो, तो अब लिमिटेड जमीन जैसे हुई तो आपके सामने वर्ड आया स्कैरसिटी, जो फाउंडेशन वर्ड है इकोनॉमिक्स का। स्कैरसिटी, कमी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। कमी। स्कैरसिटी होगी तो दिक्कत आएगी। तो अब राजा का काम क्या होता था? राजा का काम दूसरों के साथ मजे लेना रहता था या दूसरों का भला करना होता था? सर दूसरों का भला करना होता था, प्रजा का भला करने का काम होता था। ही वॉज विद दैट विजडम। पहले वो कबीला था, कबीले से बना वो सरदार, कबीले का सरदार। जब बाद में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हो गए तो वो महाराज और महल और किले बने, तो राजघराना बना। राजघराने के बच्चों को सिर्फ पार्टी नहीं करनी रहती थी, राजघराने के बच्चों को संस्कार दिए जाते थे कि दूसरों की भलाई कैसे करोगे। तो वहां से सीखता था राजा और बच्चों को सिखाता था कि ये करना है। तो राजा का काम होता था वेलफेयर ऑफ ऑल। तो वेलफेयर ऑफ ऑल की जब बात आती थी तो राजा बोलता था भाई वेलफेयर करूं कैसे? रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। तो राजा को यह अकल आई फिर जब राजा एक दिन भेस बदल के कस्टमर फीडबैक लेने गया। तब तो गूगल, ट्विटर, फेसबुक थे नहीं, स्टार रेटिंग था नहीं। तो राजा पहुंचा, तो राजा को पहुंचते से पता चला कि एक घर में क्या भेस बदल के, राजा जाता था भेस बदल के,
एक फिल्म आई थी बीच में, अगर आपने देखी हो, जोधा अकबर, देखिए, उसमें वो भेष बदल के जाता है, और भेष बदल के जाता है तो जनता उसके सामने बोलती है हमारा राजा तो विदेशी है, हमारा राजा हमारे लिए सोचता ही नहीं है, तो उसको दुख होता है कि मैं तो यहीं का हूं। तो ऐसे ही राजा एक दिन भेष बदल के गया एक घर में, तो अतिथि देवो भव का जमाना हुआ करता था, उसको बिठाया, पानी वानी पिलाया। तो घर, अब घर आपका मेरा घर कैसा होता है, सबका घर ऐसे ही होता है। हर घर में आप एंटर करोगे, एक लिविंग रूम होगा, सोफा सेट होगा, या कुर्सियां रखी होंगी, एक सेंटर टेबल होगा। हम सबके घर में एक बेडरूम है, हम सबके घर में एक किचन है, एक बाथरूम है जहां कपड़े धुलते हैं, दूसरा बाथरूम है जहां हम रहते हैं, एक पूजा घर है। हम सबके घर ऐसे ही होते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपने उसको सजाया थोड़ा अलग अलग तरीके पर, बेसिकली तो यही होता है ना हर घर में। तो राजा गया, अब राजा राजा होके गया तो उसको पता ही नहीं था नॉर्मल घर होते कैसे, तो देख के हैरान। तो देखा महिला को कि हे माई ये क्या कर रखा है, तो बोले, माई कहती है कि ये देखो हमारा घर है ये, तो छोटे छोटे डब्बों में मसाले भरे हुए हैं। तो बोले ये क्या है, बोले ये सब खाने का सामान है। बोले कितना, कैसे करती हो, बोले मेरा पति राजा के लिए काम करता है, जो हमें मिलता है मुझसे काम करते। तो बोले इन डब्बों में क्या है, बोले छोटे डब्बों में मसाले, बड़े डब्बों में क्या है, बोले अनाज, जो जितना लगता है उस हिसाब से, बचे हुए पैसों से बर्तन, किताबें, फर्नीचर, थोड़ा बहुत बचत। तो राजा बोलता है यार ये छोटा सा परिवार भी ढंग से रह लेता है यार। तो राजा जाता है वापस अपने दरबार, और दरबार में जाके बात करता है दीवाने खास में। राजा के दो दरबार होते थे, दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने खास में मंत्रियों से बात करता था। मंत्री बोलते थे कैसे करें, बोले एक महिला जब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने घर को चला सकती है, तो मुझे भी मेरे राज्य को चलाने के लिए करना चाहिए। महिला क्या करती है, प्रायोरिटी के आधार पर अपने पैसे खर्च करती है। इस बार अनाज ज्यादा लाना है, इस बार बच्चों का एग्जाम और स्कूल की पढ़ाई है तो फीस ज्यादा लगेगी इधर, तो मम्मी कैसे अलोकेशन करती पापा के दिए हुए पैसों का, करती है कि नहीं, हाँ या ना। तो इसका मतलब जब मम्मा को यह पता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का फायदा कैसे उठाना है, तो वही लिमिटेड रिसोर्सेज का फायदा उठाने की ताकत राजा बोलता हम क्यों ना करें। तो राजा बोलता जिस प्रकार एक महिला अपने घर को अच्छे से संभालती है, उसी प्रकार से कम रिसोर्सेज में मैं मेरी सल्तनत को संभालूंगा। और घर को संभालने को ग्रीक भाषा में बोलते हैं ओकियो, और घर के मैनेजमेंट को बोलते हैं नोमिया। तो ओकियो इज हाउस होल्ड, नोमिया इज मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट बना ओकियोनोमिया, जो बनते बनते इकोनोमिया, जो इकोनोमिया होते होते इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा टीचर न मूलचंदानी न कोई और, सबसे बड़ा टीचर घर में बैठा है मम्मा। सुबह देखा है उसको, अष्टभुजाधारी मां होती है वो, तुमको उठाएगी, पापा को चाय देगी, दादा दादी के लिए तैयारी करेगी, तुमको फिर चमकाएगी, इतने में तुम्हारे फैले हुए कपड़े उठाएगी, तुम्हारा नाश्ता बनाएगी, रिले रेस के बैटन की तरह हाथ में पराठा थमाएगी। करती की नहीं, हेलो, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ओकियोनोमिया। ओकियोनोमिया होते होते इकोनोमिया, इकोनोमिया होते होते इकोनॉमिक्स। बोलो साहब, वेलकम टू इकोनॉमिक्स। ये इतना सा नोट कर लो, आगे की चर्चा कल करेंगे। आई गयो, हेलो। आज की बातचीत को यहाँ विराम देंगे। अभी आपको अलग से कोई इकोनॉमिक्स की कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आप कहीं नोट कर लो, जैसे आपके हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक आएगी उसमें दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह खाली रहती है, कुछ इस प्रकार से दिखा देता हूं। सॉरी बेटा, क्या थी? हाँ, तो स्टडी मटेरियल वो तो इस प्रकार की बुक आएगी बेटा आप लोगों के पास मेरी तरफ से, उसमें दोनों तरफ खाली जगह रहेगी ऐसी।
तो आपको अलग से इकोनॉमिक्स की कोई कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा मैं पढ़ाऊंगा, जैसे ये पढ़ाया, तो आप यहीं के यहीं इसके साथ में नोटिंग करते चलोगे, दोनों साइड में जगह खाली रहेगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहीं से शुरू होता है, ठीक है। सो अभी आप कहीं नोट कर लो, बाद में फिर जैसे बुक आ जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।